नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और पिछले 2 दिनों से हम मिड डे मुद्दा में बाकी अन्य कार्यक्रमों में भी महागठबंधन में जो खींचतान है उस पर कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। जो तथ्य आ रहे हैं सामने बिल्कुल ठोक बजा करके वो आपको बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 दिन के भीतर एनडीए में सब अच्छा रहा। महागठबंधन में जो चल रही है जूतम पैजार, ये दिखाने के पीछे का मकसद था कि चेत जाइए, वक्त रहते चेत जाइए, देश को बहुत उम्मीदें हैं विपक्ष से। लेकिन एनडीए के भीतर जो चल रहा है ना, वो दूसरे लेवल की लड़ाई चल रही है। वहां पर सड़क पर नहीं कोई कुर्ता फाड़ रहा है, वहां पर बंद कमरों में षड्यंत्र और साजिशें चल रही है। हालांकि यही यूएसपी भी है, जहां भाजपा वहां षड्यंत्र, यही तो यूएसपी है और वो बखूबी चल रहा है। बीजेपी जेडीयू को डैमेज करने के लिए बहुत जबरदस्त खेल कर रही है और वो सारा हम एक्सपोज करेंगे। और जेडीयू संजय झा, ललन सिंह, बाकी भूजा पार्टी की कृपा से अपने ही अंतर विरोधों से उलझी हुई है, जूझ रही है और इस्तीफे दनादन हो रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं। आपको एक दिन लगा होगा कि एनडीए में सब ठीक-ठाक हो गया है क्योंकि गोदी मीडिया ये खबरें दिखाएगी नहीं, वहां तो पाप हो जाएगा। तो एक दिन जो आपको इंतजार करना पड़ा, अब एक दिन के बाद हम अंदर खाने की जितनी सियासी साजिशें और षड्यंत्र हैं वो सब दिखाएंगे आपको और साबित करेंगे कि क्या चल रहा है, षड्यंत्र है या नहीं। जेडीयू में महासचिव नीतीश कुमार के महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। महासचिव ने इस्तीफा दे दिया भाई। जिला कमेटी पूरा का पूरा इस्तीफा देकर के किनारे बैठ गई, पूरी जिला कमेटी। विधायक ने बगावत कर दी, सिटिंग एमएलए ने बगावत कर दी। मोदी के मंत्री ने पूरे एनडीए में बवाल करवा दिया। जो वोट बैंक कमोबेश कम, कभी थोड़ा ज्यादा, जो खासकर नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा, वो सीमांचल से लेके मिथिलांचल तक, उस वोट बैंक पर प्रहार कर दिया भाजपा ने। भाजपा ने अपने एक मोदी भक्त को जेडीयू में घुसा करके टिकट दिलवा दिया, नीतीश कुमार के प्रत्याशी को हटवा दिया। बहुत सारे खेल है, भाव को लाइए, अब दिखाते हैं खेल क्या है एनडीए में। स्वागत है भाव, लाइए भैया खबरें दिखाना शुरू करिए, दनादन खबरें दिखाइए। खबर ये देखिए भाव, ये खबर अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब, तो ये रिकॉर्डिंग करते समय वक्त है अभी 2 बजने वाला है, 1:29 की खबर मैं दिखा रहा हूं सबसे लेटेस्ट। औरंगाबाद जेडीयू जिलाध्यक्ष समेत पूरी कमेटी ने दिया इस्तीफा। अब और इससे बड़ी खबर क्या लेंगे। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के नेता को जदयू से टिकट मिलने पर जिलाध्यक्ष सहित जदयू की पूरी कमेटी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रफीगंज छोड़कर बाकी 5 सीटों पर क्षेत्र के प्रत्याशी के साथ रहेंगे, ये कह रहे हैं। अब सोचिए आप, अभी बहुत चीजें खुलनी बाकी है, कैसे निपटाया जा रहा है जेडीयू को, और ये नीतीश की नाक के नीचे हो रहा है। और करने वाले सीधा कहेंगे, हम क्यों घुमा फिरा कहना, ये संजय झा और ललन सिंह नीतीश को निपटा रहे हैं। 29 सीटें चिराग को दी गई और चिराग की जो है के नेताओं को जेडीयू का भी सिंबल दिया जा रहा है। ये है असली खेल। अब इस खेल को अभी खोलेंगे कि चुनाव बाद नीतीश का इससे क्या फर्क पड़ेगा नीतीश की सियासत पर। ये देखिए अगली खबर, 11 साल पहले सस्पेंड हुआ साबिर अली को जेडीयू से टिकट। प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने पर 11 साल पहले जेडीयू से निष्कासित किए गए राज्यसभा के पूर्व सदस्य साबिर अली को अमौर विधानसभा सीट से टिकट मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह घोषणा अचानक एक बयान जारी करके किया है। 2 दिन पहले इस सीट से सबा जफर को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें बदलकर साबिर अली को टिकट दिया गया है। सोचिए, 11 साल पहले साबिर अली ने, जब नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ दिया था, एनडीए से बाहर हो गए थे, तब साबिर ने उसी समय बताया था कि बिहार से एक मोदी भक्त तैयार हो चुका है। उस साबिर अली को जेडीयू से टिकट, वहां एलजेपी वाले को जेडीयू से टिकट। यानी ये 101 दिखावा है। हो सकता है ये 75-80 ही जेडीयू के कैंडिडेट हों,
101 भी धूल झोंका गया है। बिहार में जेडीयू को लगा तगड़ा झटका, प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक का इस्तीफा, बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। ये राणा रणधीर सिंह चौहान महासचिव हैं बीजेपी के और जेडीयू के, इन्होंने इस्तीफा दे दिया जेडीयू से और चुनाव भी लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इनकी पत्नी जो विधायक थी, मतलब अभी सिटिंग एमएलए हैं, 2020 में जीती थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और जो है सुनीता सिंह चौहान, ये भी जो है चुनाव के में अब बसपा से ये एक ही सिंबल लेंगे या दो सिंबल लेंगे, दोनों लड़ेंगे, क्या होगा अभी देखना होगा। बेलसंड सीट से दूसरे को दिया गया था टिकट, तो बेलसंड से जो है ये विधायक बनी थी, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और इनके साथ तमाम इनके समर्थक भी छोड़ दिए हैं, यानी पूरा खाली करने वाला हिसाब किताब है। अब अगली एक खबर देखिए, भले ही एनडीए ज्यादा संगठित नजर आ रहा हो, लेकिन भीतर से सब कुछ सहज नहीं है। जदयू ने आखिर समय में अमौर सीट से उम्मीदवार बदलकर पूर्व भाजपा नेता साबिर अली को टिकट दिया, मोदी की तारीफ करने वाले जो थे। ये हमने आपको हेडलाइन दिखाई थी, ये पूरी भीतर की खबर है, इसलिए ताकि तसल्ली हो जाए आपको, तसल्ली बख्श काम हम लोग थोड़ा करें आज। नेक्स्ट आइए अगली खबर देखिए, मढ़ौरा। ये मढ़ौरा में क्या हुआ, ये पूरे एनडीए के लिए झटका है। मढ़ौरा पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जहां चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार या एक्ट्रेस है भोजपुरी सीमा सिंह, ये नामांकन ही इनका खारिज हो गया। एक सीट तो 1-0 से लीड ले लिया इंडिया अलायंस ने। इस पर अब ज्ञापन देकर के पुनर्विचार करवाने की कोशिश में है एनडीए। चलिए नेक्स्ट, बीजेपी को झटका। बीजेपी में भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बीजेपी में अमित शाह इसीलिए जाकर के देखिए, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जैसे नेताओं को समझना होगा। अमित शाह 3 दिन के लिए कब जाके बैठे हैं, 18, 19, 20, और आगे उसका असर मैं आपको दिखाऊंगा। बीजेपी को झटका, टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अतुल कुमार ने छोड़ी पार्टी, जन स्वराज में हुए शामिल। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर खबर बची हो तो हाँ खबर है, जेडीयू से इस्तीफे के बाद पूर्व मंत्री रोहतास पहुंचे। जय कुमार सिंह ने, ये पूर्व मंत्री, ये भी इस्तीफा दिए हैं। सभा को संबोधित किया, बोले मैंने भगवान रूपी मतदाताओं से संवाद किया। नेक्स्ट आइए आगे, और भी खबर है, भागलपुर के पीर 35 से बीजेपी विधायक ने इस्तीफा दिया, टिकट कटने से नाराज थे ललन सिंह, बोले पार्टी अब दलित नेतृत्व की जरूरत नहीं है पार्टी में। इन सबके बाद एक एक सबसे आखिर में जो अश्विनी चौबे वाला सबसे आखिर में खबर लगी, उस खबर को जरा यहां ले आइए, यहां ले आइए। ये है राहुल या विपक्ष के लिए संदेश, शायद वो हमारे संदेश को समझे ना। भागलपुर सीट पर गजब ड्रामा, नामांकन करने पहुंचे अश्विनी चौबे के बेटे, फिर एक फोन आया और बदल गया मन। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, मैं ये सैंपल दिखा रहा हूं, कम से कम मेरी जानकारी में कल से 5 या 6 जगहों पे ऐसा हो चुका है। अमित शाह वहां बिहार में बैठने का मोटिव ही यही है। जैसे ही कोई बागी नामांकन के लिए निकल रहा है, कोई न कोई घेर करके फोन पकड़ा देता है, और जब फोन पर सामने अमित शाह की आवाज हो, तो 99.99% आज देश के जो हालात हैं, उसमें आप सोचिए कि वो सामने वाला नामांकन करेगा क्या? नहीं करेगा। 99% तो मैं यही मानता हूं। अश्विनी चौबे, जिनका कई बार मंच पर अपमानजनक व्यवहार जिनके साथ हुआ, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, अश्विनी चौबे बेटा भागलपुर जो इलाका है, नामांकन करने जा रहा था, बीच में फोन आया और फोन पर पीछे से पिताजी ही थे। पिताजी ने कहा कि नहीं, अमित शाह का आदेश आ गया है, बेटा मत करो नामांकन। फिर बेटे ने कहा कि मैं पार्टी और देश से गद्दारी नहीं कर सकता, बगावत नहीं कर सकता। वैसे भी भाजपाइयों के लिए पार्टी ही देश है, पार्टी ही देश है, मोदी ही देश है, तो बगावत नहीं कर सकते। ये है अमित शाह के बैठने का असर। अभी बाकी भाव वो करेंगे, और यहाँ पर बाकी का कोई अतः पता नहीं है, नेता कहाँ है, कार्यकर्ता कहाँ है, सब के सब बौराए घूम रहे हैं। यहीं पर हम रुकते हैं अभी, मतलब यहीं पर हम भाव पास चलेंगे। जो मोदी के मंत्री ने जेडीयू जेडीयू पर प्रहार किया, चोट किया है ना, वो हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे इस सवाल के बाद, क्योंकि इंट्रो में बहुत सारी खबरें इकट्ठा हो गई हैं। भाऊ, 2 दिन से लग रहा था कि एनडीए में, क्योंकि गोदी तो दिखा नहीं रहे थे, लग रहा था एनडीए में, जेडीयू में, सब में राम राज चल रहा है। भाजपा में तो शाह राज चल रहा है, वहीं बैठे हुए हैं सोटा लेके, और जेडीयू में भगदड़ है। क्या कहेंगे, कैसे
खेल चल देखिए रहा है ये। आशीष जी, लग रहा था कि जेडीयू में आज नीतीश कुमार जी ने जो उनके ऊपर टैग था कि ये नॉन परफॉर्मर है, बहुत बीमार रहते हैं, और सारा संजय झा और लल्लन कर रहे थे। पहले हुँ, 2 दिन ये लग रहा था कि पूर्ण रूप से जो कंट्रोल है वो नीतीश कुमार ने ले लिया। हुँ, संजय और लल्लन साइडलाइन कर दी गई, ऐसी एक पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था, क्योंकि हुँ, उनको बाहर रखते थे किसी मीटिंग में नहीं, और लगातार ये कुछ और कहते थे, नीतीश कुमार और कहते थे। जैसे संजय झा और लल्लन सिंह ने कहा था कि भाई ये तो अमित शाह और इनकी जो मीटिंग हुई है 15 मिनट हुँ, की, वो मीटिंग हुँ, रणनीति पे तय करने के लिए हुई है, प्रचार की रणनीति के पे। हुँ, उसके हुँ। बाद नीतीश कुमार ने तुरंत ट्वीट दे दिया कि अरे ये तो शिष्टाचार की भेंट थी, कोई मीटिंग वीटिंग नहीं थी। तो ये ऐसे कई अंतर्द्वंद दिखाई दे रहे थे। लेकिन हुँ, जिस हिसाब से बीजेपी के पूर्व अंधभक्त को अपने लॉयल आदमी का टिकट काट के हुँ, फिर से दिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं अमित शाह का वहाँ बैठना, अमित शाह का सिर्फ़ बीजेपी में नहीं है, आशीष जेडीयू जी, में सिर्फ़ भी, अमित वही मैं शाह समझ जेडीयू में भी है। अमित शाह हुँ, ने अपने इन तमाम जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिव किया होगा। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जवाबदेही बनती है। हुँ, इतने दिन तक काहे को तुमको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं? हुँ, काहे को तुम्हारी सेवा कर रहे हैं भाई? स्लीपर सेल हो वहाँ पे, अपना काम करो। तो उसके नतीजे ये हो गए हैं कि अभी नीतीश कुमार भी मुझे असहाय दिखाई देते हैं। हुँ, हुँ, दूसरी बात, ये बात तय है कि यदि उनका आदमी निकल के बीएसपी जाता है, हुँ, तो इसमें भी बीजेपी का रोल है। हुँ, बगैर बीजेपी हाँ, के आशीर्वाद से उनका आदमी उठ के बीएसपी का टिकट नहीं लेगा। हुँ, क्या उसको भी रास्ता दिखाया जा रहा है? हुँ, कुछ लोगों के टिकट रिप्लेस किए जा रहे हैं, कुछ लोगों के टिकट काट के उनको अपने बी टीम में एडजस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब जो नीतीश कुमार ने जो कहते थे सब कि नीतीश कुमार ने एक रिवर्स पासवान की चाल चली है, और पीके जो है, जैसा पिछली बार पासवान हुँ, ने वो हुँ, काटा था नीतीश कुमार के मतदाताओं को और नीतीश को 42-43 पे ले आए थे, वैसे इस बार पीके खेल करेंगे बीजेपी के लिए। हुँ, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आपकी भी, आप ही मुझे कल जब हम डिस्कस कर रहे थे बिहार के बारे में, तब आपके हुँ, पास जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो भयावह थी कि पीके ये पेपर टाइगर बन रहे हैं बेसिकली। हाँ, हाँ, पीके ये मतलब पेपर टाइगर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पीके डैमेज करेंगे कुछ जगह पे, और हुँ, डैमेज बीजेपी को करेंगे, क्योंकि शहरी वोट, सवर्ण के हुँ, वोट और बिहार। अब देखिए पीके बोलने से, प्रशांत कुमार बोलने से पांडे है ये नहीं छुपता ना। हुँ, हुँ, हाँ, और वो अपना पूरी ताकत भी उसी क्षेत्र में दिखाते हैं जहाँ ब्राह्मण मतदाता हुँ, ठीक-ठाक है। तो कुल मिलाकर ये सवर्ण वोट और थोड़े शहरी वोट जो लेके जा रहे हैं, वो बीजेपी को कहीं न कहीं डेंट मार रहे हैं, बीजेपी इसके लिए चिंतित है। तो आज की डेट में जनता दल यूनाइटेड सब दूर से घिरी हुई है। हुँ, दूसरी बात, जनता दल यूनाइटेड के सामने 2 प्रकल्प हैं। एक, किसी भी हालत में बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाना। जो नीतीश का कैंप है, वो पूरा इस बात का लगा है कि किसी भी हालत में वो बीजेपी से ज़्यादा सीटें लाना, ताकि अपना मुख्यमंत्री पद का दावा हम पूरे, मतलब ये महाराष्ट्र रिपीट नहीं हो। हुँ, महाराष्ट्र रिपीट नहीं होना दिया जाए। इसके लिए क्या है, आपको बीजेपी से ज़्यादा सीटें लानी पड़ेगी, तब जाके आप ये करते हो। दूसरी तरफ उनका एक दूसरा सबसे बड़ा मोटिव है, किसी भी हालत में पासवान की सीटें नहीं बढ़ने देनी है। हुँ, पासवान ज़ीरो पे है तो इसको ज़ीरो पे ही ले आओ। ये ना पूरे इसमें हो क्या रहा है, नुकसान ओवरऑल एनडीए का हो रहा है। हुँ, मैं कई शोज़ पे पहले भी बोल चुका हूँ, बाकी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आपके यहाँ तो लगातार मैं अब कई प्रोग्राम में मैंने बोला कि सरकार एनडीए की बनेगी या यूपी इंडिया की बनेगी, कोई नहीं बता सकता। सरकार किन-किन की बनेगी, ये भी कोई नहीं बता सकता। जो हुँ, अलायंस चुनाव लड़ने के पहले है, वो निर्णय के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कोई नहीं बता सकता। हुँ, कोई नहीं बता सकता। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति बहुत भयावह है, और ऐसे में क्या पूरे फिर से पुराना अलायंस एक हो जाएगा? मैं जब जो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड अभिभावक था मैंडेट ना आएगा, तो हुँ, फिर क्या, फिर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी फिर चाचा-भतीजा मिलके सरकार बनाएँगे? नहीं, नहीं, ये यहीं पर जहाँ पे अभिभावक पहुँचे यहीं पर सवाल है। इसी पर कि जेडीयू आखिर कितनी सीटों पर 101 तो दिख रहा है नंबर कि जेडीयू 101 पर है।
लेकिन लड़ कितने पर रही है? जेडीयू की कोशिश मुझे लगता है भाऊ बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने की भले ना हो, जेडीयू नहीं, जेडीयू कहना भी आज की तारीख में गलत है। नीतीश की हाँ, कोशिश, क्योंकि नीतीश की जेडीयू कोशिश, तो हाँ, हाँ, नीतीश की कोशिश। हाँ। बीजेपी से सीट ज्यादा भले ना आए, लेकिन नीतीश इतनी सीट जरूर चाहते हैं जितनी सीटें राजद के साथ, इंडिया अलायंस के साथ जाने पर सरकार बनवाए। इतनी सीट जरूर देखिए चाहते हैं। देखिए, मैं फिर कहता हुँ, हूँ आपको कि जो हुँ, गंद इंडिया अलायंस में मचा हुआ है, हुँ, इसमें चलो ठीक है, आरजेडी कुछ जगह पे आरजेडी ने सीटें बहुत अच्छी दी है कई जगह पे। हो हुँ, सकता है आरजेडी अपना नंबर वापस ले आए। हुँ, 70 जो 72 था उसकी जगह 80 हो जाए, 90 हो जाए, हुँ, बहुत ज़्यादा हो गया तो। आरजेडी 90 आने के बाद भी सरकार नहीं बना सकती। हुँ, आरजेडी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती। हुँ, ऐसे में एक ही विकल्प उठता है कि आरजेडी फिर सरकार बनाए जनता दल यूनाइटेड के साथ। हुँ, इसमें नीतीश एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के उसके चेयरमैन बन सकते हैं कि जो सारा सरकार वही चलाएगी, कमिटी चलाएगी और हुँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी को भी बना सकते हैं। हुँ, वो उदारता वो दिखा सकते हैं। हुँ, देखिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ये उनकी उदारता होगी कि चलो मैंने बनाया। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री उदारता नहीं होगी कि मैंने बनाया, हुँ, वो मजबूरी होगी। तो मजबूरी करना है कि उदारता दिखानी है ये समय तय करेगा। कांग्रेस अपनी 19 सीटें बचा ले बहुत बड़ी बात है। हुँ, 19 सीटें भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। मुझे वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है। हुँ, तो आरजेडी को कोई साथी अच्छा दूसरी बात है कि आरजेडी जनता दल यूनाइटेड साथ में आता है, लेफ्ट दोनों चल जाते हैं। हुँ, पूरा इंडिया गठबंधन में एक ही अछूत पार्टी है वो बीजेपी है, हुँ, उनके लिए। हुँ, बाकी सब चल जाएँगे उनको। तो हुँ, ऐसे में अब जो आप कह रहे हैं ये भी है कि 101 लड़ रहे हैं, हुँ, लेकिन अपनी उम्मीदवार कितने लड़ा रहे हैं? उन हाँ, 101 में यदि 10-15 बीजेपी के हो, भाऊ 2 सैंपल तो हमने अभी दे दिए। मैंने वही कहा 2-3 कि यदि सैंपल, एक मैं एक आशीष मोदी भक्त आया, आशीष एक ये एजेपी पहले चिराग ये नेता। पहले पहले फेज़ का है और पूर्ण हाँ, रिपोर्ट अभी आनी है बाकी। हाँ, विथड्रॉल के बाद पूरी रिपोर्ट आएगी पहले फेज़ की। उसमें समझ हुँ, में आ जाएगा कौन-कौन सपोज़ 10-12 सीटें यदि पूरे इसमें 20-15 सीटें पकड़ी हो गया या 12 सीटें पकड़ी है, बीजेपी ने हाँ, लड़वाई बीजेपी के उम्मीदवार हाँ, और कल वो इस्तीफा देते हैं, विद्रोह करते हैं। तो वो भी प्रयास करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड जब आरजेडी के साथ जाएगी तो ये 12 लोग अलग निकलते हैं तो फिर सरकार मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। हाँ, यही ये और ये जो लॉकिंग सिस्टम है, हुँ, ये लॉकिंग सिस्टम के लिए बीजेपी ये गेम करती है कि चलो आपके और ये आपके आप आपकी 60 आ गई और आप हुँ, 75 के साथ मिलकर सरकार बना लोगे, लेकिन आप हुँ, 60 है कहाँ आपकी? हुँ, उसमें से 20 तो विद्रोह कर देंगे। क्या होगा? इस्तीफा ही देना पड़ेगा ना। हुँ, 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 हाँ, बाई इलेक्शन करवा लेंगे। हुँ, राज्यपाल तो अपना ही है। इसमें अपना ही है। तो इसमें हाँ, कई चीज़ें होगी ऐसी। उसके बाद वो अलग बोलेगी हम जनता दल यूनाइटेड हमारी है। फिर हुँ, चुनाव आयोग उनको जनता दल यूनाइटेड घोषित करेगा और हाँ, नीतीश कुमार को कहेगा कोई और सिंबल ले लो। हाँ, कहीं रायता फैल सकता है। देखिए बीजेपी के पास ऑप्शंस बहुत है। नीतीश के पास क्या ऑप्शन है? नीतीश के पास सबसे पहला ऑप्शन है कि अपने लॉयल लोगों को ही टिकट दे, वो जो दे नहीं पा रहे। इसका मतलब स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं, हुँ, जो 2-4 दिनों से स्लीपर सेल अच्छा, मुख्यमंत्री नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। इस बात का इस स्लीपर सेलों ने इतना कन्फ्यूज़ कर दिया है हुँ, कि नेतृत्व माने ही अगला फेज़, हुँ, जबकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये कभी अमित शाह ने नहीं कहा कि भई ये नेतृत्व करते तो यही होगा, इसमें क्या पूछना है? हुँ, उन्होंने कहा नहीं, संसदीय दल वो विधायक दल चुनेगा नेता। हुँ। ये विधायक दल वाला कांसेप्ट ही इसलिए लाया है, क्योंकि उनको नीतीश का चेहरा ही नहीं देना है। साथ छोड़िए भाऊ, जेडीयू के किसी टॉप नेता ने, संजय झा, ललन सिंह ने नहीं कहा कि नीतीश हमारे अगले सीएम हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश के अगुवाई चुनाव लड़ रहे हैं। पहली नहीं, बात, नहीं, नहीं, हम अगले वो 5 नहीं साल आशीष जी वो नहीं कहेंगे। लल्लन सिंह और संजय झा ये कतई नहीं कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये बिल्कुल इनके मुँह से नहीं सुनेंगे आप।
ये सिर्फ उसी को रिपीट करेंगे जो अमित शाह बोल रहे हैं, हम्म, हम्म, और अमित शाह को रिपीट करके ये जस्टिफिकेशन देंगे कि इसी का मतलब वही है जो आप चाहते हैं, इसलिए अब आप हम्म, डिमांड मत करो हम्म, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की। ये हम्म, मतदाताओं को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो अंदर बैठक हुई, मैं किसी शो पे बैठा था, तो वहां एक बहुत बुजुर्ग पत्रकार थे, जो जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने कहा हम्म, कि नीतीश ने जो अमित शाह से बात की, जो अंदर 2-3 लोग थे उनके थ्रू जो बात आई है बाहर, हम्म, नीतीश ने कहा कि बहुत अच्छा आपका मैंने देखा संवाद वो जो हुआ है आज टीवी पे, बहुत हम्म, अच्छा बोले आप, बहुत हम्म, अच्छा बोले जी। हम्म, ये बहुत ये विधायक दल बहुत बढ़िया है, ये आप जो कहे वो। हम्म, मोदी जी भी ऐसे ही चुने गए थे ना, हम्म, मोदी जी का भी तो संसदीय दल नहीं चुनाया होगा ना, हम्म, ऐसे ही तो होगा शायद। आपको पता है बीजेपी आपका पार्टी है, हम्म, अमित शाह समझ गए क्या को समझना, इसीलिए 15 मिनट में वाइंड अप हो गई मीटिंग। हम्म। बस चाय खत्म होने की देरी थी, कब चाय खत्म होती प्लेट रखते और निकल लेते। नहीं, लेकिन तो लेकिन ये जेडीयू, हाँ। हम्म, देखिए, मैंने क्या कहा, नीतीश कितने लोगों से लड़ रहे हैं। नीतीश सबसे पहले लड़ रहे हैं स्लीपर सेलों से, जो उनके हम्म, पार्टी में है। फिर नीतीश लड़ रहे हैं चिराग से, फिर नीतीश लड़ रहे हैं बीजेपी से। अभी तो इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं कही मैंने। नीतीश अंदर इन तीनों चीजों से, नीतीश के साथ कौन खड़े हैं, एक पैर पे, मतलब आधे मन से खड़े हैं मांझी, जो खुल नहीं, के नहीं, वो नहीं तो बोल सकते कि नहीं नहीं नीतीश मांझी का ही चेहरा होना चाहिए। मांझी का तो पाखंड है भाऊ। आधे मन से हाँ, भी नहीं। हाँ, वो तो 1.5 मन से अमित शाह के साथ है। साथ। जीतन राम मांझी 1.5 मन हाँ, से। आप आधे मन से नीतीश के साथ करते हैं, मैं 1.5 मन से कह रहा हूँ कि अमित शाह के साथ है। वो 2 मन से है, एक ही मन होता है, क्योंकि लेकिन वो पूरे 2 मन से पूरे अमित शाह ग्रुप के साथ। में पूरे ग्रुप में एक ही नेता था जिसने कहा कि भाई मुझे वैयक्तिक रूप से लगता है कि इनको बता देना चाहिए, कम से कम अपना वो वैयक्तिक रूप से एक बोला तो सही, बाकी तो किसी ने बोला भी नहीं। नहीं, नहीं, वो क्यों 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 उसकी वजह जो मुझे लगता है, जीतन हाँ, राम मांझी कहते हैं ना कि हर आदमी का एक मतलब आता है, वक्त आता है। जीतन मांझी को नीतीश कुमार ने बहुत बेइज्जत किया है, बहुत हाँ, बेइज्जत किया है। जब सीएम से हटाया उसके बाद कई बार मतलब सार्वजनिक रूप से सदन में कि इसको मैंने ऐसे यही लैंग्वेज, इसको मैंने मुख्यमंत्री बनाया, ये किस लायक था जी, ये किस लायक था जी। आज जीतन राम मांझी मजे ले रहे हैं। क्या करना चाहिए हम्म, था, मुख्यमंत्री बता के करना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार को उनका कहने का मतलब है मजा लेने वाला, कि नीतीश अभी इस लायक भी नहीं है कि इनका नाम कोई डिक्लेयर करे। जीतन मांझी मजे ले रहे हैं, बिहार को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीतन या मांझी खूब मजे ले रहा है या नीतीश कुमार। या इनडायरेक्टली थोड़ा प्रेशर भी बनाए रखे हैं बीजेपी हम्म, पे। हम्म। इनडायरेक्टली ऐसा बोलने से प्रेशर भी बनता है कि भाई नहीं चलो अब भाऊ, मैं, तो मैं जितना तो जो कुछ मिल रहा है हमको। इसको अलग एंगल से मैं देखता हूं। जीतन हम्म, मांझी ये 40 सीट से शुरू हुए थे, 6 सीट पाए हाँ, हैं। और 6 सीट सही में कह रहे कौन कौन है? बहू है, बेटा है, समधन है। अब बताइए, जीतन मांझी को मैंने कहा एक दिन, जब जिस दिन टिकट बंटवारा हुआ, कि अब 6 से अगर 7 तक जाना है, 8 तक जाना है, तो अगले चुनाव तक परिवार बढ़ा लें, क्योंकि उनके परिवार हाँ। की का साइज देखकर उनको टिकट देते हैं हमेशा, कि टिकट इतना देते हैं परिवार का हमेशा। साइज है, इतना ही लायक हो तुम बस। तो जीतन हम्म, मांझी में कहना कि ये मैं मतलब थोड़ा सा हो सकता है उनके समझों को बुरा लगे, लेकिन भाव क्लियर, जो बिहार की पॉलिटिक्स को मैंने बहुत लंबे समय से देखा, जीतन मांझी जैसे नेताओं की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो दबाव बनाने के लिए बयान दे। ये क्या होता है कि ये मजे वजे ले लेते हैं बीच में, कि चलो यार, होता है ना कि 2-3 आदमी मजबूरी में हो, कमजोर स्थिति हो, तो एक दूसरे को ही थोड़ा सा छेड़ लो, मजे ले लो। तो मजे ले रहे हैं वो नीतीश के, और कुछ नहीं है। इसमें चिंतक बात यह है कि आप देखिएगा, स्ट्राइक रेट आपने शिंदे और अजीत पवार का देखा था। वहां 17 हाँ, प्रत्याशी थे जो भाजपा के थे, सिंबल अजीत पवार या शिंदे। हाँ, शिंदे का था। उनका स्ट्राइक रेट भी और जोरदार था। वो बहुत कम ही हारते हैं जो ऐसे जाते हैं। तो नीतीश की पार्टी में 101 में 15-20 कितने भाजपा के होंगे, और वो कितने हारेंगे? हो सकता है वो सारे के सारे जीत जाए, वो सारे जीत जाए। एक तो नहीं, नहीं, ये, नहीं, नहीं। दूसरी देखिए, जो भाव नहीं, नहीं, आपने कही एक ना आशीष पार्टी एक बात बड़ी वाली। क्लियर है, एक बात बड़ी हम्म, क्लियर है, हम्म, बाकी नीतीश की किसी उम्मीदवार की गारंटी नहीं, लेकिन जो बीजेपी से भेजा गया है, हम्म, हम्म, वो हम्म। 100% जीतेगा। वही बात बता रहा उसका हूं। उसका और जीतना इसलिए अनिवार्य है कि उससे बड़ा चेक पार्टी के अंदर उनके पास नहीं होगा।
नहीं है। और दूसरी चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, जो नीतीश कुमार बेसिकली नीतीश कुमार चिराग से भाजपा से स्लीपर सेल से लड़ रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि लड़ रहे होंगे, लेकिन नीतीश की असली लड़ाई उनके भीतर छिपे हुए पलटू राम से। हम्म। तो वो जो भीतर छिपा हुआ उनके है, वो असली लड़ाई अंदर ही अंदर होनी है। उससे लड़ाई में बड़ी दिक्कत आएगी कि कहीं उससे लड़ने के चक्कर में पार्टी ना हाथ से चली जाए, निकल जिधर जाए, हाथ आपने से निकल इशारा जाए। किया उधर लोग ध्यान रखें, क्योंकि बिल्कुल। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, कार्यकारी अध्यक्ष, और फैसला अल्टीमेटली चुनाव आयोग को लेना है। शरद पवार से बड़े और ताकतवर आज भी नीतीश कुमार नहीं है। शरद पवार नहीं है, चिल्लाते रह गए बिल्कुल, पूरे देश में, पूरे देश में। और पार्टी अजित पवार की हो गई, सुप्रीम कोर्ट से लेके और निर्वाचन सदन तक कुछ नहीं चला। शरद पवार बहुत पावरफुल, नीतीश से बहुत पावरफुल, इसमें जो पावरफुल है। लोग जानते हैं देश की भर की नहीं, नहीं, राजनीति देखिए ओवरऑल। उसमें आशीष बड़ी सिंपल बात है, सारे सांसद नीतीश के हैं, 99% पैक्ट है बीजेपी के साथ, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, यदि आपके विधायक 10-15 भी विधायक जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं, वो यदि उन सांसदों के साथ मिलके संजय झा की बात होती है, बस तो ये इतना ही पार्टी कर संजय झा की ही होगी। ये इतना ही तो करना है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश करना पड़ेगा इनको। हाँ, हाँ, जनता दल यूनाइटेड नीतीश, ये सारी हाँ। चीजें सामने और आने उसका वाली, मतलब ये भविष्य की क्षितिज पे उगने जो दिख रहा है अभी, जिसको बोल रहे थे ना संजय झा, रिटन ऑन द वॉल, हम्म, बोलते ना वो दीवार पे लिखी हुई बात दिखती नहीं क्या? तो दीवार पे तो हमको ये भी लिखी हुई बात दिखाई दे रही है। संजय झा जी क्या कहें? नहीं, दिक्कत तो ये हम टेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं कि पार्टी हाँ। जनता दल यूनाइटेड नीतीश बन जाए, लेकिन उसका कहीं चुनाव चिन्ह अगर ज्ञानेश कुमार ने उल्टा तीर दे दिया, तब क्या होगा? अब हो हाँ, सकता है, हो तो सकता यही है। तो बहुत कलाकार है, उल्टा तीर दे देंगे कि चुनाव हाँ, चिन्ह बिल्कुल, उल्टा बिल्कुल। तीर है। खैर, आते हैं अगले पार्ट पे, जरा सुनवाइए भैया। हमारे बहुत धाकड़ नेता है भाजपा के, गिरिराज सिंह, झटका विशेषज्ञ, सुना दीजिए। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हम कहे जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था, तो नहीं। हमने गाली दिया था, तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि आज क्या कारण है जो लोग कसम खा लिए हैं? क्या ये सड़कें बनी है केवल एनडीए के लोगों की गाड़ी जाने के लिए? मुझे एक नौजवान ने आज मुख्यमंत्री जी कहा, मेरी गाड़ी चलती थी टैंक लॉरी, उसमें 3 महीना में टायर खराब होता था, आज 3-3 साल चलता है। गाड़ियों का मेंटेनेंस, ये बिहार बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बिहार की रक्षा आपके हाथ में है, बहन बेटी की रक्षा आपके हाथ में है। मोदी जी ने या नहीं, भाजपा कभी बहुत मुसलमानों के खिलाफ बोलती नहीं है, नहीं, 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 तो बोलती नमक नहीं। हराम क्यों? मैं रिएक्शन जरा नमक हराम। सुनाता हूँ। मैंने कहा ना हाँ। एनडीए में बवाल, जेडीयू को ये चुभे गई बात, हालांकि जेडीयू भी बेसिकली संघ के करीब जा चुकी है। पप्पू यादव सुनाइए पहले। गिरिराज बाबू से मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेज के साथ भारत के खिलाफ कौन कौन लोग नमक हरामी किए थे? अपने गिरबान में झांकिए कि नमक हराम लोग कौन थे आजादी के में। पहले अपने बारे में समझ लेना चाहिए गिरिराज बाबू कि इस भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज की गुलामी करने वाला कौन लोग थे, उनको चिन्हित करिए
हरामी वो थे जो देश की आजादी में अंग्रेज का साथ देते। चलिए आगे आगे अगली 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 फटाफट सुनाइए। देखिए, मतदाता समझदार हैं और अनावश्यक टिप्पणियों को वो पहले भी दरकिनार करके अपने फैसले करते रहे हैं। बिहार के मुसलमान मतदाताओं का यकीन नीतीश कुमार जी के साथ है। कर्फ्यू इस राज्य में कभी नहीं लगे, कभी दंगे नहीं हुए। जो सामाजिक सद्भावना है उसका ये बिहार मॉडल पूरे देश को गंगा जमनी तहजीब पर चलने की सीख देता है। इसीलिए मतदाताओं की समझदारी पर हमें यकीन करना चाहिए। ये बहुत पुराने साथी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, यही बेचैनी इसीलिए सुनना चाहते थे। वो अनावश्यक बयान है, मतदाता अनावश्यक बयानों पर ध्यान नहीं देते। वो नमक हराम बता रहे और ये गंगा जमनी तहजीब का ज्ञान दे रहे। ये है एनडीए में असली चेहरा, एनडीए का और असली हकीकत मैंने बाबू। सवाल सवाल ये है, गिरिराज किशोर का मुझे आईक्यू लेवल क्या हो गया ये आप समझते हैं? एक तो उनका गिरिराज किशोर को आईक्यू लेवल है ही नहीं, उनका वो सोच है ही नहीं। गिरिराज सिंह हो, गिरिराज वो सिंह। गिरिराज सिंह, सॉरी गिरिराज किशोर नहीं, माफ कीजिएगा, गिरिराज सिंह। ये पहली बार थोड़ी बोले आशीष, हाँ ये जब भी बोलते हैं जहरी उगलते हैं। हाँ। लेकिन अब इन्हीं इन्हीं की इसी शब्दों में मैं देख लूं तो हम्म 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया। ये आरोप लगाते ना 65 साल तक कांग्रेस का राज था, उनको हम्म 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो, यही तो बोल रहे थे मोदी जी। हम्म क्या उसने 60 सालों में कोई बीजेपी का लड़का डॉक्टर नहीं हुआ, कोई लड़का संघ वालों का इंजीनियर नहीं हुआ? मोहन हम्म भागवत खुद डॉक्टर हो गए, कहाँ से कॉलेज, इंग्लैंड इंग्लैंड जाके डॉक्टर हो गए थे क्या? भले ही वेटरनरी हम्म डॉक्टर हुए होंगे, लेकिन कई तो पढ़े हैं, हम्म हैं? बाकी जो बड़े बड़े जितने भी बीजेपी के नेता पढ़े हैं, अटल जी, अडवाणी जी, कहीं पढ़े तो होंगे किसी कॉलेज में। हम्म आईआईटी आईआईएम में लोग गए तो होंगे। सड़कों पे तब भी तो चलेंगे। ये जो रथ यात्रा निकाली थी राम जन्मभूमि के लिए, वो हवा में थोड़ी चली थी, पुष्पक विमान से थोड़ी चली थी। उसी रोड पे चली थी जो रोड कांग्रेस की सरकार में बने थे। हम्म उसके बावजूद कांग्रेस को आप वोट नहीं दे रहे थे, इसका मतलब गद्दार कौन है? हाँ वोट देना ना देना ये गद्दारी नहीं होती, ये मतदाताओं का अपमान कर रहा है ये आदमी। इसको इसको इसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस डालना चाहिए। बिल्कुल। अपनी विचारधारा, अपने सोच को और अपने चॉइस को आप गद्दारी नहीं कर सकते। यदि मेरा कोई वक्तव्य आपको अच्छा नहीं लगा और आपने उसका खंडन किया, आपने कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता भाऊ, तो आप गद्दार नहीं हुए। क्योंकि आप इस देश के ये लोग जो है ये हमारे पैसों पे पलते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसों पे पलते हैं ये विधायक सांसद। और यदि इनको लगता है कि मैं जो शब्द गलत लगता है इनको कि हमारे पैसे पे पलते हैं, तो इन्होंने सरकार से सुविधा लेना बंद कर देना चाहिए। तनख्वाह मत लो, सुविधा मत लो, कुछ मत लो, और बोलिए, और बोलिए ना कि हम नहीं सुविधा लेते भाई टैक्स पेयर्स की किसी, हम सक्षम हैं। करोड़ों अब्जों रुपए की प्रॉपर्टी बनाते हैं लेकिन अपना भत्ता नहीं छोड़ते। फ्री का पेट्रोल मिलता है वो नहीं छोड़ते, फिर की बिजली मिलती है वो नहीं छोड़ते, जो पेट्रोल का अलाउंस मिलता है वो नहीं छोड़ते, पीए का पैसा नहीं छोड़ते। तो ये गद्दारी नहीं है। जो लोग लगातार, अटल जी, अडवाणी जैसे लोग जो लगातार विरोधी पार्टी के लोग बन के बैठते थे सरकार में, क्या वो गद्दार थे क्योंकि सरकार का विरोध करते थे? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष प्रतिपक्ष या पक्ष विपक्ष, हम तो पक्ष और विपक्ष कहते हैं। मोहन भागवत तो आगे जाके कहते कि विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहो। लेकिन मोहन भागवत जी, ये है आपका दूसरा चेहरा। एक चेहरा लोगों के सामने आप पक्ष और प्रतिपक्ष कहने के कहते हो, और दूसरा चेहरा ये गिरिराज सिंह का है आपके, जो जहर उगल रहा है। ये आप ही का तैयार किया हुआ मटेरियल है। तो यदि यदि बिहार में एनडीए की सरकार है और जो मुसलमान मत नहीं देते तो वो गद्दार हो गए, तो फिर देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है
वहां बीजेपी का मतदाता गद्दार है। नहीं, मोदी गद्दारों जी ने। को 35%, मोदी जी को 37% मतदान मिला है लोकसभा में। हम्म तो बाकी जो 63% मतदाता है वो गद्दार हैं। हम्म। नहीं नहीं, वो तो छोड़िए बाबू, फिर तो गद्दारों ने ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि हाँ, यूपीए सरकार में राइट टू इंफॉर्मेशन, खाद्य सुरक्षा, आधार, वो राइट टू मनरेगा, एजुकेशन, राइट टू राइट टू एजुकेशन। मनरेगा, ये सबको दिया था। और लेकिन जब ये पूरे देश को योजनाएं दी, फिर भी मोदी जी चुन के आ गए, तो इसका मतलब गद्दारों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, गद्दारों ने ये ही ये बनाया गिर फिर। ये गिरिराज सिंह जी के शब्दों में है। हम कतई नहीं हाँ मानते, हम कतई नहीं मानते। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विभिन्न, हमारे यहाँ टू पार्टी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ हाँ सिर्फ टू पार्टी सिस्टम होता तो ये जीवन में कभी सत्ता में नहीं आते। हाँ। हमारे यहाँ विभिन्न पार्टियां हैं, मतदाता का विभाजन होता है। और अंग्रेजों ने जो एक मूल मंत्र इस देश में छोड़ के गए, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो फोड़ो और राज करो, उसी धरती पे अंग्रेज चले गए। अंग्रेजों का साथ देने वाले सत्ता में है, हाँ, तो उसी मूल बिल्कुल। मंत्र को जोड़ रहे हैं। हाँ, शिवसेना तोड़ो, एनसीपी तोड़ो, ये जनता दल यूनाइटेड तोड़ो, पासवान का परिवार तोड़ो, मुंडे का परिवार तोड़ो, ठाकरे का परिवार तोड़ो, पवार का परिवार तोड़ो, देवगौड़ा का परिवार तोड़ो। यही तो काम हो रहा है। तो ये उनको नहीं कह रहे हैं गद्दार, ये अपने आप को गाली, ये पूरे पार्टी को गाली दिलवा रहा है ये आदमी। ऐसे कुपड़ों को और ऐसे बदजुबान आदमी को पार्टी ने नकेल लगनी चाहिए, नहीं तो ये रोज पार्टी को 4 गाली दिलवाएगा। ये खुद गाली दे रहा है हाँ, पार्टी को। हाँ, हाँ, इसने गद्दार मुसलमानों को नहीं कहा, हम्म, इसने 65% मतदाताओं को देश के गद्दार कहा जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया। हम्म, और उसके पहले 65 साल से ये गद्दारी करते आ रहे हैं हम्म, कि कांग्रेस देश चला रही थी और ये वोट नहीं दे रहे थे। हम्म, फिर मैं कहता हूं, ये मेरे शब्द नहीं, ये मैं गिरिराज सिंह के दिए हुए पैरामीटर्स में हाँ, चीजें देखता हूं उस चश्मे से। मेरा जी, चश्मा वो नहीं है, मेरा चश्मा बिल्कुल क्लियर कट है। पार्लियामेंट में नंबर गेम है, नंबर आपके साथ है। इस बार नंबर भी नहीं था बस, आपके साथ, तो आपने जुगाड़ करके इधर से उधर करके नंबर कर लिया, आप सत्ता में है। विपक्ष नहीं, नंबर नहीं इकट्ठा कर रहा, विपक्ष में है, सीधी बात है। अब पहले मैं आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड सरकार में थी, आपके पास नंबर नहीं था, आप विपक्ष में थे। भाई जातिगत नहीं, जनगणना बिहार को किसने दी? आरजेडी और हाँ, जनता दल यूनाइटेड ने। हाँ, 2 लाख नौकरियां कब बांटी? इन 2 साथ में थे तेजस्वी, वो। हाँ, 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 तो क्यों नहीं साथ दिया भाई उनका? आपने गद्दारी की पहले, इसी हाँ, बिहार में आपने गद्दारी की, गिरिराज सिंह जी, हाँ, और पार्टी वहां सरकार तोड़ी और जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ ले लिया। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ में थे तो नीतीश को रोज कोसते थे पानी पी के। हम्म, आज नीतीश बाबू हो गए। इनके जबान की कीमत नहीं है। ये किसको बाप कहेंगे और किसके ऊपर गोबर गोबर पोतेंगे, इनको भी पता नहीं होता। जाते गोबर पोतने के लिए और पैर छू के आते हैं, और जाते पैर छूने और गोबर पोत के आते हैं। क्योंकि जिनका मात्र स्वार्थ सत्ता में बने रहना है, उनकी विचारधाराएं नहीं होती। और जिनकी विचारधारा नहीं है, जिनके कुछ ने अपने वैल्यूज नहीं है, वो लोग गद्दारी की भाषा करते हैं। बताइए, जो अपने आप से गद्दारी करते हैं। नहीं, बहुत जिस बहुत नीतीश अच्छा। कुमार ने 11 साल पहले जिस नीतीश कुमार ने 11 साल पहले सिर्फ मोदी की स्तुति करने पर एक बड़े नेता को पार्टी से निकाल दिया था, हम्म, आज उसके चरणों में आप पड़े रहते हो। मतलब आज मुख्यमंत्री तो वही है ना भाई, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो और उसी चुनाव में आप भाषण दे रहे हो। हम्म, जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हो, उसने आपके साथ क्या किया था ये आप भूल गए, क्योंकि थूक के चाटना ये पुरानी आदत है। इसी चक्कर बिल्कुल है। में ये गद्दार कहते हैं। इन्होंने मुसलमानों को गद्दार नहीं कहा, इन्होंने आधी आबादी को गद्दार कहा है। आधी आबादी को नहीं भाऊ, मतलब जो 65%, 65% 65% लोगों को गद्दार कहा है। 65% को।
और हाँ नमक हराम जो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, नमक हराम है, मतदाता बिहार के गौर से सुन ले, मुझे सिर्फ नहीं, बिहार के नमक मतदाता। हराम नहीं, ये नमक हराम ये शब्द इन्हीं पे ये यही बोल सकते हैं आशीष, हम्म। क्योंकि वो नहीं, शब्द ये की मतदाता। अर्थ अच्छी तरह से नहीं, ये नमक हराम इन्होंने मतदाताओं को कहा, लेकिन कहने वाले कौन थे? गिरिराज सिंह। हम्म। गिरिराज सिंह ही नमक हराम का अर्थ जान सकते हैं। नमक हलाली क्या होती है ये गिरिराज सिंह को दूर दूर तक पता नहीं, नहीं दूर दूर तक भाऊ, पता नहीं। एक लाइन में ये है कि ये मतदाताओं को गाली दी गई है, मतदाता इस बात को नोट कर ले। कोई नहीं नहीं, भी, मतदाताओं, ये पॉलिटिकल यस यस, पार्टी कोई भी आती है, योजना लेके आवे और चाहे आपके दरवाजे पर वो क्या झाड़ू गिरिराज लगा। सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के, गाड़ी घोड़े हाँ, बेच के, पत्नी के जेवर बेच के सड़कें बनाई हैं? हाँ। जिस सभा में गिरिराज सिंह बोल रहे होंगे उस सभा के 10% लोग गिरिराज सिंह से ज्यादा टैक्स देते होंगे। उस सभा में जो ये एक टैक्स कुर्सी पेयर लगी से, ना, एक अरे कुर्सी का 20 रुपए ये गायब है, बीजेपी से नहीं गया। जैसे जैसे हम घर बनाने के लिए कोई ठेकेदार ढूंढते हैं, हम्म। यार ये जरा ये घर बनाना है, हमको एक ठेकेदार चाहिए जो दीवार विवार बना दे, सब कर दे, प्लानिंग कर दे, और हम उसको पैसे देते हैं और वो काम करता है। ये ठेकेदार है, इनको 5 साल के लिए जनता बोलती कि जरा जाइए, जरा देश चलाइए ठीक ठाक, पैसा हम दे रहे हैं आपको, आप अपने पे भी खर्चा कर लीजिए, उसका आपकी तनख्वाह भी निकाल लीजिए। जिस दिन ठेकेदार मालिक होने लगेगा, उस दिन जो ठेके पे काम देता है उनको उसकी औकात दिखानी होगी। ये समय है बिहार की जनता को बताने के लिए कि गद्दार कौन है, एहसान फरामोश कौन है, नमक हराम कौन है। नमक हराम और नमक हलाल। हाँ, नमक हराम ये कौन, समय नमक हलाल ये कौन? समय है, ये समय है नमक हलाली का। हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से सरकारें चलती हैं, गिरिराज सिंह की गाड़ी भी हमारे पैसे से चलती है। हाँ, हाँ, अपने पैसे से सब लेमन चूस न चूसे और चूसे, बातें करेंगे। अपने देश का खून चूस करके ये बीजेपी के दफ्तर, अरे ये बात करेंगे, ये सब मंच पे भाषण देके भाग जाते हैं। नहीं तो इनको झटका और हलाल और नमक हराम, हाँ नमक हलाल, ये सब हाँ, बैठा ये के दो समझा देंगे और पब्लिक समझा के देंगे। सामने समझा देंगे। ये जिले जिले में जो 5 स्टार दफ्तर बने हैं, दिल्ली में 7 स्टार दफ्तर बना है अरबों का, ये हम्म, कोई नहीं। मोदी का खेत बिका, अमित शाह का खेत बिका, मोहन भागवत का खेत बिका, होसबोले का बिका या अरे भाई, हेडगेवार का बिका। संघ का देखो ना, संघ का 5 स्टार होटल, देश के पैसे पर जो है सबके सब 7 स्टार के मौज ले रहे हैं और बताएंगे नमक हलाल और नमक हराम देश के मतदाताओं को। इन मतदाता, अगर ये मतदाता जवाब नहीं देते हैं तो फिर मतदाता भी इसी के पात्र है। मैं तो सीधा कहता हूँ, बिल्कुल मतदाता गाली भी खाने की इसी बात के है, पात्र है। बिल्कुल ऐसे लोग गाली आएंगे, खाने के नफरत पात्र है। फैलाएंगे, आपको गाली देंगे और चले जाएंगे। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे, क्योंकि हम ऐसे जो नफरती हैं, ऐसे विभाजनकारी लोग हैं, उन पर हम तो सवाल उठाएंगे, हम उनकी गाली कतई नहीं खाएंगे, क्योंकि हम ना 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 इस ना ना देश ना, के संप्रभु आशीष, देश के जिम्मेदार नागरिक। आशीष, हम देश के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति समर्पित है। हम इस देश के अंतिम व्यक्ति के प्रति समर्पित है। नमक हलाल हम हैं, क्योंकि जिस देश का नमक खाते हैं उसकी हलाली करेंगे। जो सच्चाई है, इस पेशे में है पत्रकारिता के, तो उसको ईमानदारी से करेंगे। ये नेताओं जैसा ईमानदारी का चोला पहन के बेईमानी का खेल नहीं करेंगे, और इनके जहर का काट हम देंगे। आप फैलाइए हम्म। नफरत कितनी फैलानी है, हम ये मोहब्बत की दुकान हलाल तो का, नहीं चलाएंगे, दुकान तो नहीं चला लेंगे। आप नमक हलाल करते करते हलाल हो जाओगे। नमक हरामी नहीं करते हो ना तो लोग हलाल कर देंगे आपको, इतना याद ये रखना। और हलाल मतलब राजनीतिक दृष्टि से, जब मशीन का बटन दबता है, कितना खेल कर लेंगे आपके गणेश कुमार, मशीनें भी काम नहीं आती। चलिए, अब तो जनता तय करेगी। हलाल और झटके की बात करने वाले, हलाल हलाल को दूर से भी हम नहीं छुएंगे, लेकिन नमक हलाल ढूंढ रहे हैं। हम्म, इतिहास क्या है नमक हरामी का और नमक हलाली का, वो पूरा देश जान रहा है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे। कुछ और बड़ी खबरें हैं। छठ आने वाली है, महापर्व छठ, और छठ पर कितना बड़ा छल हो रहा है सिर्फ कैमरे के सामने भाषण दे करके। क्या हालात हैं हकीकत में,
आंकड़ों के साथ आपके सामने लेके आएंगे थोड़ी देर में। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।